अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आज का हमारा टॉपिक जो है ये फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। हमने जो है वो डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट का जितने भी कोर्स हैं उसके फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं। पिछला जो हमारा टॉपिक जो था बोन्स का और उनकी क्लासिफिकेशन का, वो एनाटॉमी से रिलेटेड था। आज हम फिजियोलॉजी जो है उसके रेड ब्लड सेल्स के चैप्टर में हम फंक्शंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स को डिस्कस करने लगे हैं। रेड ब्लड सेल्स का हमने जनरल जो है वो पैटर्न, उनकी अरेंजमेंट, उनका साइज़, उनका डायमीटर, उनका वॉल्यूम, ये सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जो हाई लेवल पे स्टडीज़ आती हैं उनमें कुछ नई चीज़ें आती हैं, तो आज हमने उनके बेसिस पे फंक्शंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स को स्टडी करना है। तो मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फंक्शंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स पे हम डायरेक्ट इसलिए आए हैं क्योंकि आपको रेड ब्लड सेल्स का पहले से पता है। मैं फिर भी आपको रिवाइज़ करवा दूं कि रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के ऐसे सेल्स हैं जो कि ब्लड में पाए जाते हैं और ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। नॉन न्यूक्लिएटेड यानी इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस नहीं होता तो ऐसे ह्यूमंस के ब्लड सेल्स में डीएनए भी प्रेजेंट नहीं होता। साथ ही साथ एक एक्सेप्शंस हमेशा रहती हैं। तो एक मैमल है हमारे पास जिसको हम कैमल कहते हैं। सिर्फ एक वाहिद ये एक मैमल है जिसमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो ये बात आपने एमसीक्यूज़ के तौर पर भी याद रखनी है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि हमारे पास रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये इनका जो दूसरा नेम है उन्हें हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। और एरिथ्रो का मतलब होता है रेड, ये भी आपने बात याद रखनी है। फिर रेड कलर जो है रेड ब्लड सेल्स का, ये हम जनरल डिस्कशन करें जो आपको पहले से पता है। थोड़ा इंट्रोडक्शन फिर हम फंक्शंस पे जो है वो जंप करेंगे। एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। साइट्स हमेशा वो उस ही हमारे पास एक थिंग के लिए इस्तेमाल होता है जो कि सेल होता है, क्योंकि साइट का मतलब सेल होता है। एरिथ्रो रेड सेल्स हैं यानी रेड ब्लड सेल्स हैं। और रेड कलर इसका होता है एक प्रोटीन पिगमेंट या प्रोटीन कलर पिगमेंट हम इसे कह लें की वजह से, जिसका हमें पता है, नाम से आप फेमिलियर हैं, हीमोग्लोबिन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन पिगमेंट है जो कि रेड ब्लड सेल्स में रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके साथ साथ एक बेसिक और चीज़ है आयरन। आयरन भी रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये बातें हो गई। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि रेड ब्लड सेल्स का डायमीटर क्या है। पहले आपको ये पता होना चाहिए इसकी शेप क्या होती है। इसकी शेप मैं रेड मार्कर से ही बनाती हूँ। ये एक बाय कनकेव शेप होती है, डम बेल शेप कह सकते हैं आप इसको, डम बेल शेप या बाय कनकेव शेप, डिस्क लाइक शेप इसको हम कहेंगे। और इसका जो पेरिफेरल रीजन होता है वो थिकर होता है एज़ कम्पेयर टू द सेंट्रल रीजन जो कि थिनर होता है। और ये डिफरेंस जो है थिकनेस का पेरिफेरी और सेंट्रल रीजन में, ये बाय कनकेव शेप होने की वजह से है रेड ब्लड सेल का। इसका हमारे पास जो ओवरऑल डायमीटर है वो 7.2 है, यानी 6.3 टू 7.4 माइक्रो की रेंज में है। इसका हमारे पास जो परसेंटेज है वो है 45%, यानी ये प्रोपोर्शन जो है ब्लड की वो ऑक्यूपाइड है बाय रेड ब्लड सेल्स। इतना वॉल्यूम उसमें प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे पास की जनरल डिस्कशन आ गई जो हमने इसको देखा। अगर मैं आपको एक और पॉइंट बताऊं रेड ब्लड सेल्स का, तो जो पेरिफेरी में थिकर रीजन है इसका, उसका जो डायमीटर है वो होता है 2.2 माइक्रो, जबकि हमारे पास जो सेंट्रल रीजन है जहाँ थिनर रीजन है वो हमारे पास 1 माइक्रो का होता है। तो इस चीज़ को भी याद रखना है। और ओवरऑल डायमीटर हमारे पास 7.2 माइक्रो है और उसकी रेंज हमारे पास ये थी। अगर हम बात करें रेड ब्लड सेल्स की मेल और फीमेल में, तो ये भी वेरी करते हैं। इसकी जो एक नॉर्मल रेंज है, पहले हम जनरल डिस्कशन कर लें। नॉर्मल रेंज है 4 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। अडल्ट मेल में अगर हम बात करें तो ये होती है 5 मिलियन पर क्यूबिक
मिलीमीटर, जबकि फीमेल्स में, अडल्ट फीमेल्स में ये हमारे पास होती है 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। यहाँ पर फीमेल और मेल के हमने जो पॉइंट्स ये देखे हैं, उसमें एक और बात देखें कि फ़ीमेल का जो बिफ़ोर प्यूबर्टी और आफ्टर मेनोपॉज, इन दोनों टर्म्स का आपको पता है, यानी एक प्यूबर्टी के लेवल तक आने से पहले और जो है वो रिप्रोडक्टिव साइकिल ख़त्म होने के बाद जो हमारे पास फीमेल में रेड ब्लड सेल काउंट है वो मेल के सिमिलर होता है, उनके मुताबिक होता है, बिल्कुल सेम काउंट होता है रेड ब्लड सेल का। लेकिन फीमेल्स में ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव प्रोडक्टिव साइकिल जिसे हम कहते हैं, उस वक्त हमारे पास स्लाइटली लेस होता है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट मेल। तो ये भी आपने याद रखनी है चीज़। फिर रेड ब्लड सेल्स को ही हम क्यों जो है ब्लड शुगर लेवल चेक करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं और हम एज अ सैम्पल इसको निकालते हैं। हम सलाइवा भी यूज़ कर सकते हैं ब्लड शुगर लेवल को देखने का। तो हम रेड ब्लड सेल्स को ही क्यों यूज़ करते हैं कि हमें इसका सैम्पल चाहिए रेड ब्लड सेल्स का, ताकि हम ब्लड शुगर लेवल देख सके, ताकि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का शुगर देखी जा सके कि उसको डायबिटीज़ तो नहीं है। तो इसकी सिंपल इसका आंसर ये है कि रेड ब्लड सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी अपरेटस, ये सारे हम 10 सेल के टॉपिक में पढ़ के आ चुके हैं, ये ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को अगर आप कंसिडरेशन दें तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल एक ऑर्गेनल है एक सेल के अंदर, और वही अगर इसमें एब्सेंट होगा रेड ब्लड सेल के अंदर, क्योंकि ये भी एक सेल है, तो यहाँ इसको एनर्जी किस तरह से मिलेगी, क्योंकि हर सेल को एक एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। तो रेड ब्लड सेल्स को जो हमारे पास मेटाबॉलिकली एक्टिव होने के लिए जो एनर्जी मिलेगी वो मिलेगी बाय ग्लाइकोलिटिक ब्रेकेज या ग्लाइकोलिटिक प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाता है। लेटिक कवर्ड ब्रेक डाउन के लिए यूज़ होता है। ग्लाइको मीन्स ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन। इस प्रोसेस के थ्रू इसको एनर्जी मिलती है, क्योंकि ग्लूकोज की फॉर्म में इसको एनर्जी मिलती है, क्योंकि वो एक सिंपल केमिकल कंपाउंड है जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के रिप्लेसमेंट में यहाँ पर ग्लाइकोलिटिक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। अब ग्लाइकोलिटिक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है तो यहाँ पर ग्लूकोज जो है वो जो सेल में जा रही है, और वहाँ पर इंसुलिन रिसेप्टर्स भी सेल के सरफेस पे प्रेजेंट नहीं है कि वो ग्लूकोज को, उसकी ब्रेकडाउन को, उसकी एंट्रेंस को इनटू द इंटीरियर ऑफ सेल उसको प्रिवेंट करें, क्योंकि उनको एनर्जी के लिए ग्लूकोज ही चाहिए, क्योंकि उनके अंदर बजाते खुद कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी डीएनए होता है और हमारे पास नॉन न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स में डीएनए तो प्रेजेंट ही नहीं होता। तो ये रीज़न है कि वहाँ पर ग्लूकोज जो है वो एक ब्रेक डाउन होके जा रहा है, उसको सप्लाई मिल रही है, तो इस वजह से रेड ब्लड सेल्स को हम डायबिटीज़ जो है वो चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं सैंपल को, ना कि सलाइवा को। अब हम इसके फंक्शंस पे आते हैं। ये हमने इसका बेसिक क्राइटेरिया देख लिया, जो कि हमने पहले पॉइंट्स डिस्कस इतनी डिटेल वाइज नहीं किए थे जो आज किए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्टडी लेवल है वो हमारे पास फिजियोलॉजी का है इन फिजियोथेरेपिस्ट डिपार्टमेंट। फंक्शंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स पे अब हम आते हैं। तो पहला इसका फंक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज़। ये आपको पता है रेस्पिरेटरी गैसेस में एक्सचेंज करने में ये रेड ब्लड सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि इनके पास हीमोग्लोबिन होता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, इसमें इसका रोल होता है कि हमारे पास जो हीमोग्लोबिन जो रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन पिगमेंट है, वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर एक जो कंपाउंड बनाती है उसे हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और तकरीबन 97% हमारे पास जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है, यानी 97% ऑक्सीजन हमारे पास इस फॉर्म में बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज़। ये बात आपने याद रखनी है, वरना हमें ये तो पता है कि रेस्पिरेटरी गैसेस के एक्सचेंज में रेड ब्लड सेल्स इन्वॉल्व होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ पर थोड़ी डिस्कशन चेंज है, बेसिक आपको पता होना चाहिए। अगर हम अब बात करें ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज़ टू लंग्स,
तो यहाँ पर क्या केस बनेगा कि उसी तरह हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है वो कंबाइन होगा और जो उसने बनाना है कंपाउंड वो होगा कार्ब हीमोग्लोबिन। और हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सहेल हो रही है, यानी टिश्यूज से लंग्स की तरफ जा रही है। अबाउट 30% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ कार्ब हीमोग्लोबिन। ये चीज़ आपने याद रखनी है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के केस में है कि हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स हैं, उनके पास जो है एक सफिशेंट अमाउंट में एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस, और जिसके एंड में एस का वर्ड आ जाए आपको पता है एंजाइम होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करता है कि बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन को बढ़ा देता है। किस तरह से बढ़ाता है? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाकर हमारे पास रिजल्टेंट ये बन जाते हैं और हाइड्रोजन आयंस बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बाइकार्बोनेट है और ये हमारे पास बाइकार्बोनेट को जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बाइकार्बोनेट की फॉर्म में जो है वो बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है टिश्यूज से लंग्स की तरफ। और 63% हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है आपके पास, एक एक्सेप्शन आ गई है। नेक्स्ट है हमारे पास जो फंक्शन, थर्ड फंक्शन, दैट इज बफरिंग एक्शन। ये हमारे पास सिंपल है। बफरिंग एक्शन क्या है? बफरिंग एक्शन हमारे पास होता है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की रेगुलेशन। और हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसकी कॉम्पोजिशन में सेल्स भी हैं और साथ ही साथ हमारे पास प्लाज्मा भी है। सेल्स में जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं उनमें हीमोग्लोबिन जो है वो एक गुड बफरिंग जो है वो गुड बफर उसे कहा जाता है हीमोग्लोबिन को। और प्लाज्मा की अगर हम इन रेफरेंस में बात करें तो प्लाज्मा की प्रोटीन्स एक बफरिंग एक्शन रोल प्ले करती हैं। हीमोग्लोबिन गुड बफर है, किस तरह कि ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है। बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, इंटरसेलुलर फ्लूइड में वेरी कर रही होती है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, उन्हें जो है रेगुलेट करता है। और इसी तरह ये बॉडी के एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सिंपल बफरिंग इसका एक्शन था। नेक्स्ट है हमारे पास इन ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन। ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन कि ये हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल्स हैं उनमें रेड ब्लड सेल्स के ऊपर जो है उसकी सरफेस पे, हमने पहले ही टॉपिक में पढ़ा हुआ है कि रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पे हमारे पास अटैच होती हैं एंटीजन्स, एंटीजन ए ब्लड ग्रुप के लिए, एंटीजन बी, जब ब्लड ग्रुप बी होगा तो उस पर्सन के रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पे एंटीजन बी प्रेजेंट होंगे। और RH फैक्टर्स हमने देखे थे, ये सारे प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड ग्रुप की डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन में जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके सरफेस पे कौन से एंटीजन प्रेजेंट हैं जिसकी बेस पे उसके ब्लड ग्रुप को रिकग्नाइज किया जाता है। और ये जो हमारे पास एंटीजन्स हैं और RH फैक्टर हैं ये इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन के केस में रिएक्शंस को भी प्रिवेंट करते हैं कि अगर जब ब्लड इनकम्पैटिबल हो उस पर्सन के लिए तो तब रिएक्शंस होने से प्रिवेंट करते हैं। तो उसके लिए भी रेड ब्लड सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने रेड ब्लड सेल्स और उनके फंक्शन को डिस्कस किया। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।